हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ लेक्चर 8 ऑफ फाउंडेशन कोर्स। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था अपना हैंडीकैप पर्सन्स, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी विजुअली हैंडीकैप जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ साथ हमने ऑडिटोरियली हैंडीकैप भी कंप्लीट किया है। बेसिकली विजुअल यानी कि हम ब्लाइंडनेस की बात करें, जब हम ऑडिटोरियली की बात करते हैं तब हम डेफनेस की बात करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी, जो कि हमारी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है। इन शॉर्ट फिजिकल यानी सर से पाँव तक बॉडी के किसी हिस्से को किसी तरीके से डैमेज होता है। डैमेज होना यानी सिर्फ चोट लगना आपको ऑर्थोपेडिकली डिसेबल नहीं करता है। बेसिकली बॉडी का कोई एक पार्ट अगर आपने गवा दिया तो डेफिनेटली वो आपके ऑर्थोपेडिकली या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी में काउंट हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट और लेट अस अंडरस्टैंड क्या होता है ये ऑर्थोपेडिकली disabled persons. So basically orthopedical disabled persons are those who have physical defects which limit their physical movement and activity. तो ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी में ये जानना बहुत ज़रूरी हमको कि फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। फिजिकल डिसेबिलिटी कैसे होगी? जो आपके बॉडी के मूवमेंट को रोक देगी कहीं से भी जाने के लिए। कुछ एक्टिविटी जो नॉर्मल लोग कर पाते हैं ये लोग प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल पैर का मूवमेंट अगर हम ले लें, जैसे पैरों से हम चलकर कहीं जाते आते हैं, लेकिन जो फिजिकली डिसेबल हो गए हो सकता है दे आर नॉट एबल टू वॉक, तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी ने उनके मूवमेंट को क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट कर दिया उनकी एक्टिविटी को। तो ये होता है हमारा फिजिकली डिसेबल या ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी। Now, Association of Physically Handicapped Bangalore states that orthopedically handicapped are the persons who have defects which cause deformity और एन इंटरफियरेंस विद नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बोन्स, मसल और जॉइंट्स। यानी कि क्या बोला गया है यहाँ पर, कौन सा एसोसिएशन बोल रहा है? फिजिकली हैंडीकैप के जो एसोसिएशन बैंगलोर में है उनका बोलना है कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप वो होते हैं जिनका डिफॉर्मिटी या इंटरफेरेंस यानी कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो उसके अंदर एक इंटरफियरेंस रहता है। किस चीज़ का इंटरफियरेंस रहता है? यानी कि आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते हो एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो आपके फंक्शंस होते हैं बोन्स के, मसल्स के और जॉइंट के, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज ऑर्थोपेडिकली डिसेबल पर्सन। अब फिजिकल एबिलिटीज में अफेक्ट ईदर टेम्पररीली और परमानेंटली अ पर्सन्स फिजिकल कैपेसिटी और मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। तो फिजिकल डिसेबिलिटी क्या अफेक्ट कर सकती है? या तो टेम्पररीली हो सकता है एक्सीडेंट हो गया तो कुछ टाइम के लिए, से फॉर एग्जांपल 6 महीने के लिए यू मे नॉट बी एबल टू वॉक विदाउट वॉकर, राइट। तो ये टेम्पररी आपकी डिसेबिलिटी होती है। परमानेंट लाइफ टाइम के लिए कहीं कोई नहीं चल सकता है, एक पैर या दोनों पैर कटवाने पड़ गए तो बेसिकली वो आपकी लाइफ टाइम की डिसेबिलिटी हो जाती है, जो कि आपके नॉर्मल फंक्शंस को क्या करती है, इंटरफेयर करके वहाँ उन चीज़ों को रोक देती है। Generally, physical disabilities are often diagnosed through observations of a person's development, behavior और physical capacity. कैसे पता चलेगा कि फिजिकली कोई डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है? तो फिजिकल डेवलपमेंट को देखते हुए, जैसे कि हाथों के मूवमेंट्स प्रॉपर है, पैर के मूवमेंट्स प्रॉपर है, गर्दन जो है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है, सर से पाँव तक बॉडी का सारा हिस्सा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसी के साथ साथ बिहेवियर और फिजिकल कैपेसिटीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर जब आप ध्यान देते हो दैट टाइम यू रियलाइज दैट द अदर पर्सन इज फिजिकली able or physically unable to do the task. There are also certain medical tests are available to check certain physical disabilities. अब कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं जिन मेडिकल टेस्ट के जरिए भी क्या पता लगा जा सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। Now, next that we have is causes of physical disability. Causes मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, causes का मतलब होता है reasons। क्या reasons हो सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के? पहला रीज़न हमको बोलता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि आपके जीन्स में किसी तरीके का म्यूटेशंस होगा। अगर जीन्स जो है हमारे बॉडी में होते हैं जो कि हेरिडिटी होते हैं, कुछ जीन्स हमको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, राइट। तो जो पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं, अगर ऐसे कोई फिजिकल डिफेक्ट हमारे फैमिली मेम्बर्स में जैसे हमारे पेरेंट्स को होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ क्या होगा, अगर वो जीन्स हमारे बॉडी में आया तो हमको भी वो डिसेबिलिटी होनी है। नाउ दे आर पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ओके। एज आई सेड जेनेटिक यानी कि पेरेंट्स से चाइल्ड में क्या होता है, पास ऑन होते हैं उनके जीन्स। दे होल्ड डीएनए, क्योंकि हमारे में जो डीएनए आता है वो मैच होता है हमारे पेरेंट्स से।
द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, डीएनए हमारे बॉडी के प्रोटीन्स को बनाते हैं। प्रोटीन्स डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन सेल्स, यानी कि हमारे जो सेल्स में प्रोटीन होता है वो सबसे ज़्यादा काम हमसे करवाता है। दे मूव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिल्ड स्ट्रक्चर्स, ब्रेक डाउन टॉक्सिन्स एंड डू मैनी अदर मेंटेनेंस जॉब, यानी हमारी जो बॉडी है कहीं ना कहीं एक मशीन की तरह काम करते रहती है। एक मशीन की एक्टिविटी होती है ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करती है जैसे मशीन, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी ये जो डीएनए होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इन सब का मूवमेंट का काम एक मशीन की तरह जो है वो क्या करवाते हैं, हमारे डीएनए के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी के जो अंदर के फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते रहते हैं टाइम बाय टाइम। जैसे टॉक्सिन्स को यानी कि फ्लश आउट कर देना, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना, उसी के साथ साथ दूसरे मेंटेनेंस के जॉब जो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो भी चल रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटीन। सो प्रोटीन्स ये सारे काम करते हैं हमारे बॉडी में। अभी समटाइम्स देर इज अ म्यूटेशन और अ चेंज इन अ जीन और जीन्स, कई बार म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन चेंजेस द जीन्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ प्रोटीन। अब यहाँ पर क्या होता है, जीन्स को जो हमारे काम कर रहे हैं तो वो कुछ म्यूटेशन जैसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग को क्या करते हैं, रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं, क्योंकि ये जीन्स हेरिडिटी जो हमको कहीं से मिले हैं, किससे, अपने पेरेंट्स से मिले हैं, तो चांसेस है कि वो कुछ काम को रोक सकते हैं। सो द प्रोटीन डज नॉट वर्क प्रॉपरली और इज मिसिंग एंटायरली, तो प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में या तो सही से काम नहीं कर रहा या तो कंप्लीटली मिसिंग हो जाता है, हमारी बॉडी में नहीं होता है। दिस कैन कॉज अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो इससे एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है हमारी बॉडी में जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। जीन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करना, प्रोटीन को काम करने से रोक देना, तो वो होता है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में भी हेरिडिटरी यानी कि पेरेंट्स से पास ऑन होकर हमको मिलता है। उसी के साथ साथ इन या तो कोई एक पेरेंट में प्रॉब्लम होगी या दोनों के अंदर के जीन्स जो हमको मिलते हैं मिलाकर हमको एक जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है। इन अदर जेनेटिक डिसऑर्डर डिफेक्ट्स में भी कॉज्ड बाय न्यू म्यूटेशंस और चेंजेस टू डीएनए, यानी कि क्या होता है यहाँ पर, या तो न्यू म्यूटेशंस फॉर्म होने की वजह से या तो हमारे डीएनए में चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है वो फॉर्म हो सकती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा पहला रीज़न है। उसके बाद एक्सीडेंट्स हो सकता है, एक्सीडेंट से फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। अब ये फिजिकल डिसेबिलिटी या तो परमानेंट हो सकती है या तो टेम्पररी हो सकती है, जैसे कि पार्शियली पैरालाइज हो जाना या कंप्लीटली पैरालाइज हो जाना, ये भी हो सकता है एक रीज़न। तो क्या क्या रीजंस हैं एक्सीडेंट्स के, एक तो हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी, रोड एक्सीडेंट्स कैन लीड टू डैमेज टू लेग्स, हैंड्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यूजुअली एक्सीडेंट्स में रोड एक्सीडेंट्स ही सबसे ज़्यादा ऐसा होता है अगर आप व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो, एंड गॉड फॉरबिड ऐसा किसी के साथ हो नहीं, लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार बॉडी का पार्ट सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में डैमेज होता है, सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स में डैमेज होता है। क्या हो सकता है, लेग्स, हैंड्स या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो डैमेज हो सकता है। इससे या तो पार्शियली पैरालाइज हो सकता है इंसान या कंप्लीटली पैरालाइज हो सकता है। इसी के साथ साथ क्या होता है, या तो ये टेम्पररी होता है या तो फिर ये परमानेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। अब मेडिसिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो बॉडी के किसी पार्ट को या तो नम कर सकते हैं या पैरालाइज कर सकते हैं। कंटिन्यूस यूज ऑफ मेडिसिन और टैबलेट्स टू ट्रीट डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो कि अगर आपने कंट्रोल में नहीं रखा तो उससे बहुत सारा फिजिकल डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आपकी हियरिंग कैपेसिटी जा सकती है, आपका विजन जो आप देखते हो आपका विजन जो है वो जा सकता है, और नर्व डैमेजिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है हमको, तो हमारी जो हम मेडिसिन खा रहे हैं वो अभी के लिए ठीक है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, ये हमको किसी ना किसी तरीके से डैमेज हमारी बॉडी पार्ट्स को करने ही वाला है। किडनी को ख़राब कर देता है, दैट ऑल्सो कैन पुट अ पर्सन ऑन डायलिसिस, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी को लीड कर सकते हैं। एडिक्शन ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स, अब ये चीज़ें कुछ ऐसी है जो कॉमन है, डेफिनेटली एल्कोहल और ड्रग्स की वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। ट्रेजिकली कॉमन पेयर है ये जो साथ में जाते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर सब्सटेंशियली मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स देन जनरल पॉपुलेशन, दे आल्सो लाइकली टू रिसीव ट्रीटमेंट फॉर देम। कॉन्वर्सली पर्सन विद एडिक्शंस आर मोर लाइकली टू बिकम डिसेबल ईदर थ्रू एक्सीडेंटल इंजरी और थ्रू लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़। यानी कि इन शॉर्ट ये पैराग्राफ बोल रहा है अल्कोहल और ड्रग्स जो है ये एक पैर होता है, लोग इनके बिना जो है वो नहीं रह सकते हैं, जिनको एडिक्शन हो जाता है इनका, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो इनकी एडिक्शन की वजह से कोई एक्सीडेंटल इंजरी उनको हो सकती है, या तो उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स जो है कैसे है, यानी कि अगर किसी इंसान को कंटिन्यूसली ये कंजम्पशन की आदत है, एडिक्शन है, बिना अल्कोहल के ड्रग्स के नहीं रह सकते हैं, तो क्या होता है एक टाइम के बाद बॉडी को इंटरनली वो पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। कैंसर कॉज, इट कैन कॉज कैंसर, राइट। तो फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है किसी
इंसान को बिकॉज ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। अब इसी के साथ साथ डिजीजेज एंड वायरसेस है। डिजीज में तो वी ऑलरेडी नो डायबिटिक पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है। येस, हाथ के बॉडी के अपने बॉडी के एक हाथ या पैर जो है वो भी कटवाना पड़ सकता है। एम्पुटेशन यानी कि बॉडी के पार्ट को कट करना पड़ सकता है। जहाँ डायबिटीज़ की वजह से अगर जख्म होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है वो जख्म और ज़्यादा बढ़ते जाता है, और जब वो बढ़ता है क्योंकि वह जहर जैसा बॉडी में फैल नहीं जाना चाहिए, इसलिए बॉडी के एक पार्ट को कट कर देना पड़ता है जहां पर वो जख्म हो चुका है, या तो हाथ में या पैर में और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ ड्यू टू सीवियर डायबिटीज वुंड्स ऑन लेग्स टोज में नॉट गेट हील। तो ये जो जख्म होते हैं हमारे पैरों पर वो जल्दी से जल्दी हील नहीं होते, तो क्योंकि वो जहर बन के बॉडी में फैल रहे हैं इसलिए बॉडी के पार्ट को एम्पुटेशन यानी कट करना पड़ता है, विच में रेंडर अ डायबिटिक पेशेंट फिजिकली डिसेबल। जिसकी वजह से एक डायबिटिक पर्सन जो है वो बॉर्न तो नहीं है फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ, लेकिन बेचारे को फिजिकल डिसेबिलिटी देखना पड़ेगा अगर उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो। वायरसेस ऑल्सो कॉज फिजिकल डिसेबिलिटी। अब वायरसेस भी फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो एक इंसान को फेस करना पड़ सकता है। से फॉर एग्जांपल पोलियो के बारे में याद दिया है, अगर किसी को पोलियो वायरस है तो उसकी वजह से क्या होता है, दिस वायरस डिस्ट्रॉयज द मोटर न्यूरॉन सेल्स स्पेशली इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड इवन लीड टू पैरालिसिस। तो अगर पोलियो का प्रॉब्लम है तो हो सकता है कई बार किसी के पैरों में किसी तरीके से तकलीफ हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में तकलीफ हो सकती है, जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो पैरालाइज रहेगा या हमेशा बॉर्न हुआ है तब से लेकर उसकी डेथ होने तक, बड़े होने के बाद वो बिस्तर पर ही रहेगा। तो दैट कैन बी अ रीज़न, पोलियो कैन बी अ रीज़न विच कैन कॉज अ फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका प्री नेटल इथियोलॉजी। दिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिजीजेज द मदर एक्वायर्ड ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। यानी इथियोलॉजी प्री नेटल का मतलब हो रहा है यानी एक बेबी के बर्थ के पहले ये ऐसा डिजीज हो सकता है जो माँ को उसकी प्रेगनेंसी के दौरान हुआ हो। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सच एज पॉइजनिंग की वजह से, या तो कुछ ऐसा कंजम्पशन उन्होंने कर लिया जिसके अंदर पॉइजन था, उसी के साथ साथ अल्कोहल या ड्रग्स का कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और यूजिंग रॉन्ग मेडिकेशन या कोई गलत दवाइयों को खा लेना, उसका सेवन करना, अल्कोहल ड्रग्स का कंजम्पशन करना, या उसके साथ साथ कोई पॉइजन अगर गलती से उन्होंने कंज्यूम कर लिया हो तो इसका असर जो होता है वो फिजिकली किसके ऊपर हो सकता है, जो बच्चा है बॉर्न होने वाला है उसके ऊपर। जेनेटिक कॉजेज में इंक्लूड म्यूटेशन ऑफ जीन्स और बी बेस्ड ऑन जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज बिटवीन पेरेंट्स। यानी कि अगर पेरेंट्स के जो जीन्स हैं उनके अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है, इनकम्पैटिबिलिटी है, तो वो जीन्स का असर जो है वो किसके ऊपर हो सकता है, जो बॉर्न होने वाला बेबी है उस पर हो सकता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं प्री नेटल इथियोलॉजी बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इफ अ मदर इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो थिंग्स, डेफिनेटली द चाइल्ड विल ऑल्सो सफर when he is brought into this world. नेक्स्ट इज पेरीनेटल इथियोलॉजी। पेरीनेटल इथियोलॉजी का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रोसेस, जो डिलीवरी प्रोसेस होता है, यहाँ पर पेरीनेटल इथियोलॉजी में उसकी बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो सकता है, द चाइल्ड बीइंग बॉर्न में सफर फ्रॉम प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑब्स्ट्रिक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इंजरी टू द ब्रेन ड्यूरिंग बर्थ। यानी कि पैदा होने के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, बर्थ के टाइम पर अगर बच्चे को ब्रेन में किसी तरीके की इंजरी हो जाती है या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने की वजह से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अगर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, वो भी बच्चे को फिजिकली डिसेबल बना सकता है। प्रीमेच्योर बर्थ में कॉज अंडर डेवलप्ड चाइल्ड टू एडवर्स फिजिकल कंडीशंस। यानी कि जो प्रीमेच्योर बर्थ होता है, यानी कि बर्थ का जो टाइम डॉक्टर ने बताया है आफ्टर 9 मंथ्स, अगर 7 मंथ या 8 मंथ में ही बच्चा बॉर्न हो जाता है तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि वो भी कोई ना कोई उसके डेवलपमेंट में डिसेबिलिटी जो है वो आ सकती है। अब पोस्ट नेटल क्या होगा, अब पोस्ट नेटल होता है आपका टाइम शॉर्टली आफ्टर दी बर्थ। अब बर्थ के बाद की यहाँ पर बात हो रही है। इन सेंस अ चाइल्ड में डेवलप सीरियस इन्फेक्शन और इलनेस दैट कॉज इम्पेयरमेंट आफ्टर बर्थ। अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन बच्चे को हो जाता है पैदा होने के कुछ टाइम के बाद, से फॉर एग्जांपल मे बी आफ्टर सम आवर्स और अ डे और 2, अगर उसको किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन इतना भी बढ़ सकता है एक बच्चे के लिए जिससे कि उसको फिजिकली इट कैन कॉज इम्पेयरमेंट टू दी चाइल्ड। तो एक तो हमने पढ़ा प्रीनेटल जो बर्थ प्रोसेस के पहले होता है, एक हमने पढ़ा पेरीनेटल जो बर्थ प्रोसेस के दौरान की बात है, और लास्ट में हमने पढ़ा हमारा पोस्टनेटल जो कि आफ्टर द बर्थ मे बी आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ द चाइल्ड हैज़ बीन बॉर्न। नेक्स्ट आता है हमारा चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ जहाँ पर बच्चे को मारना, प्रताड़ित करना, राइट, में इंक्लूड बीटिंग द चाइल्ड, बच्चे को मारना, उसी के साथ साथ बर्न मार्क्स, जलाना, चटका देना उसको, उसी के साथ साथ बच्चे का सेक्शुअल अब्यूज़ और मोलेस्टेशन होना। यस, बच्चों के साथ भी ये चीज़ें होती है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब क्या होता है, इसकी वजह से जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ में सफ़र
मेंटली एज वेल एज फिजिकली कहीं ना कहीं वो एक ट्रॉमे में जीते हैं, एक स्ट्रेस में, एक सदमे में जीते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव बिन गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से भी फिजिकल डिसेबिलिटी एक बच्चे के अंदर हो सकती है। द चिल्ड्रन में मीट विद एक्सीडेंट्स विच कैन कॉज फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि ट्रॉमा की वजह से ऐसा भी चांसेस है या तो कोई एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो फिजिकल डिसेबिलिटी ले आए, या तो फिर सबसे बड़े 3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो उनको मारना, इस तरीके से मारना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ एल्डर। बॉडी पार्ट्स भी काफ़ी उनके वीक होते हैं। तो अगर किसी को इस तरीके से मारा गया हो कि बहुत ज़्यादा चटका दिया जा रहा है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ और मोलेस्टेशन किया जा रहा है उनके साथ में, ये रीज़न है कि एक बच्चे को फिजिकल डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को इतना मारा गया हो बच्चे को कि उसको सुनाई देना बंद हो चुका होगा, राइट, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग लॉस विच इज ऑल्सो अ फिजिकल डिसेबिलिटी। तो चाइल्ड अब्यूज़ कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न। नेक्स्ट है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फिजिकल डिसेबिलिटी में अगर हम बात करें तो नॉइज पोल्यूशन में अफेक्ट हियरिंग, एयर पोल्यूशन में लीड टू सर्टन लॉस ऑफ विजन, वाटर पोल्यूशन में लीड टू सर्टन डिजीजेज ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स विच में कॉज डिफॉर्मिटीज इन द चाइल्ड। यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात होगी तो हमको तीनों पोल्यूशन याद रखने। एक तो नॉइज पोल्यूशन है जिससे हियरिंग कैपेसिटी जा सकती है, एयर पोल्यूशन है जिसकी वजह से हमारा विजन का लॉस हो सकता है, और लास्ट में वाटर पोल्यूशन है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर कोई मदर उस वाटर को कंज्यूम करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंटामिनेटेड है आजकल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, सो अगेन दैट कैन लीड to physical disability to the child. So these are some of the pollution factors जो environmental factors है which can cause physical disability for a person. नेक्स्ट है हमारा पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं है, अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से कैसे फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मदर में डिलीवर प्रीमेच्योर बेबीज विद फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर किसी बच्चे का चाइल्ड मैरिज यानी कि बचपन में ही बाल विवाह हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसकी वो एज नहीं होती है जिसमें कि क्या हो सकता है, दैट पर्सन हैज़ टू डिलीवर प्रीमेच्योर बेबीज ऑल्सो, क्योंकि उस बच्चे की ऑलरेडी एज नहीं है शादी की, बावजूद इसके इफ दैट पर्सन इज गिविंग बर्थ टू प्रीमेच्योर बेबी, सो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट फिजिकली द प्रीमेच्योर चाइल्ड एज वेल एज द चाइल्ड हु इज गिविंग बर्थ। ऑल्सो इकोनॉमिकली पुअर पीपल लिव इन पुअर एंड अनहेल्दी लिविंग कंडीशन। जो इकोनॉमिकली अच्छा नहीं सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस उनकी होती है। अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस में डैमेज द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी के साथ साथ इट कैन ऑल्सो लीड टू फिजिकल डिसेबिलिटीज़ ऑफ द अदर पर्सन। पुअर अनहाइजीनिक अनहेल्दी लिविंग कंडीशन भी किसी की फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को इफेक्ट कर सकती है। Next that we have is about exposure to radioactive रेस। रेडियो एक्टिव रेस बेसिकली एक्सरेज। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप एक्सरे के लिए जाओ तो वहाँ पर स्पेसिफिकली आपको पूछा जाता है, इफ़ अ लेडी इज़ गोइंग देयर तो वहाँ पूछा जाता है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। वाई? बिकॉज जो एक्सरे की जो रेडियो एक्टिव रेज होती है वो इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होती है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसको क्या कर सकती है, उसका ब्रेन डैमेज कर सकती है, उसको बहुत बुरी तरीके से क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। दैट इज़ द रीज़न रेडियो एक्टिव रेज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका असर किसी अनबॉर्न चाइल्ड के ऊपर हो सकता है। तो अगर इसका असर किसी अनबॉर्न चाइल्ड के ऊपर होता है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, उस बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो रुक सकती है। माल न्यूट्रिशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड। तो बेसिकली इफ अ प्रेग्नेंट वुमन इज नॉट गिवन प्रॉपर न्यूट्रिशन, it may adversely affect the health both of the mother as well as child, and the child may be born with physical disability. So basically अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडी को अच्छा न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिला होगा तो कहीं ना कहीं वो उस बच्चे को इफेक्ट कर सकता है जो बॉर्न होने वाला है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसको हम कॉजेज भी बोलते हैं विच कैन लीड टू फिजिकल डिसेबिलिटीज। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव फॉर टुडे इज टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज। जैसे कि हम ऑर्थोपेडिकली पढ़ रहे हैं, ऑर्थोपेडिकली इज टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल डिसेबिलिटी कि फिजिकली किस तरीके से कोई डिसेबिलिटी हो सकती है एक इंसान को। जैसे हमने रीजंस पढ़ लिए, ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल ही हो, जेनेटिक्स ही हो। क्या हो सकता है फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में, उसमें एक्सीडेंटल भी कोई इंजरी होती है जिसकी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो होने के चांसेस होते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारा अक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। ठीक है, कौन सा टाइप है फिजिकल डिसेबिलिटी का? ये ब्रेन इंजरी जो होती है ये किस वजह से हो सकती है कि जैसे हमने देखा था कि एक्सीडेंटल
कुछ हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था डिलीवरी के टाइम पे अगर किसी मदर ने जब बर्थ दे रही है, जो प्री नेटल इथियोलॉजी हमने पढ़ा था, पोस्ट नेटल पढ़ा था, पेरीनेटल पढ़ा था। पेरीनेटल इथियोलॉजी में क्या हुआ करता था, जब बेबी बॉर्न हो रहा है तो डिलीवरी के प्रोसेस के टाइम पर ही अगर बच्चे को किसी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया उसके ब्रेन को, तो ब्रेन इंजरी होने का चांसेस होता है, राइट। तो दैट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ योर फिजिकल डिसेबिलिटी बेसिकली। तो अक्वायर्ड ब्रेन इंजरी, तो ब्रेन इंजरी कैसे हो सकती है, क्या क्या रीजन हो सकता है? दे कैन बी कॉज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग अ ब्लो टू द हेड, सर पर किसी तरीके की अगर चोट लगती है तो ब्रेन इंजरी हो सकती है। जैसे हम सब ने एक मूवी जो है वो देखी है, कोई मिल गया, राइट। उसमें जो कैरेक्टर है ऋतिक रोशन का, अगर आप देखो तो डिलीवरी के पहले क्या होता है, डिलीवरी के पहले उसकी मॉम जो होती है एक एक्सीडेंट में गिर जाती है, जिस वजह से उसका जो दिमाग रहता है, उसकी जो ब्रेन है उस पर एक इंजरी आ जाती है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन जो है वो डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर ब्रेन इंजरी, जो एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। क्योंकि सर पर चोट लग गई थी बच्चे के, इसलिए वो बच्चा जो है वो इस तरीके से बिहेव करता था। अपनी एज से ज्यादा बड़ा वो नहीं, एज से तो बड़ा हो रहा है लेकिन दिमाग से वो हमेशा बच्चा ही रहा है, राइट। तो ब्लो टू द हेड, सर पर किसी तरीके की चोट आ जाना, किसी तरीके का स्ट्रोक आना, एल्कोहल या ड्रग्स का कंजम्पशन अगर ज्यादा होगा तो कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी तरीके का डिजीज हो गया सच एज एड्स और कैंसर, या तो फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्रेन इंजरी जो है वो होती है। Now it is common for many people with a brain injury to find that they are slower at processing information। अब ब्रेन इंजरी की वजह से होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है दिमाग में वो स्लो हो जाती है, राइट। उसी के साथ साथ प्लानिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, डिसीजंस मेकिंग में भी डिफिकल्ट होती है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन इंजरी विच हैज़ बिन कॉज टू देम। दे मे ऑल्सो एक्सपीरियंस चेंजेस टू द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, फिजिकल, सेंसरी एबिलिटीज, थिंकिंग एंड लर्निंग। अब ये जो ब्रेन इंजरी आई है इसकी वजह से क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं उनको अपने बिहेवियर में चेंजेस दिख सकता है, अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ में भी चेंजेस जो है वो दिख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी जो सबसे पहला टाइप है अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी का। नेक्स्ट जो है हमारा क्या हो सकता है फिजिकल डिसेबिलिटी में, अब यहाँ पर एक और लाइन है जो बोलती है ब्रेन इंजरी जो है वो हो सकती है तो उससे जो डिसेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, या तो टेम्पररी भी हो सकती है या परमानेंट भी होने के चांसेस है। ओके, सो नेक्स्ट दैट वी हैव इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड हम सब जानते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी बैकबोन है, दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को अगर इंजरी हो गई तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकल डिसेबिलिटी में? Spinal cord can become injured if too much pressure is applied or if the blood and oxygen supply to the spinal cord is cut। यानी कि सप्लाई जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको झुककर बैठने की आदत होती है उसके वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड इज स्ट्रेट, दैट वी ऑल नो, लेकिन क्या होता है इस इंजरीज की वजह से स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा जो है वो बेंड हो सकता है। व्हेन द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ मोबिलिटी और फीलिंग। अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो इट लीड्स टू अ लॉस ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट में जो चेंजेस होते हैं हमारे, जो नॉर्मली हम वॉक कर पाते हैं या सीधे बैठ पाते हैं, स्ट्रेट बैठ पाते हैं, स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में ऑलरेडी इंजरी आ गई तो आप अपनी डेली एक्टिविटीज मूवमेंट जो है वो नहीं फील कर सकते हो। Okay, for some people a spinal cord injury results in paraplegia which means loss of function below the chest। यानी कि क्या हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने की वजह से आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है जिसको पैराप्लेगिया भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन बिलो दी चेस्ट, यानी कि चेस्ट के नीचे का जो हिस्सा है वो सही से काम आपका नहीं कर पाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हैज गॉट एन इंजरी। अब उसी के साथ साथ फॉर अदर्स इट लीड्स टू क्वाड्रिप्लेगिया, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शन बिलो दी नेक। कुछ लोगों को नेक के नीचे से जो बॉडी होती है वो काम नहीं कर सकती है, फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर सकती है। तो दो तरीके होते हैं अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गया तो, एक होता है पैराप्लेगिया जहाँ पर आपको चेस्ट के नीचे का जो बॉडी पार्ट है वो सही से काम नहीं कर रहा है, फंक्शन सही से नहीं कर रहा है। दूसरी बात होती है आपकी क्वाड्रिप्लेगिया जहाँ पर आपको बिलो द नेक यानी कि गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है जो फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होने के? एक तो एक्सीडेंट्स हो सकता है जिसकी वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड में गेट इंजर्ड। अदर रीजन कुड बी कैंसर, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, जहाँ पर अर्थराइटिस का मतलब होता है वेयर एंड टेयर्स ऑफ बोन्स। जैसे डेप्रिसिएशन इज अ वेयर एंड टेयर ऑफ मशीनरी, अर्थराइटिस होता है आपका वेयर एंड टेयर ऑफ बोन्स। तो कहीं ना कहीं हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाने की वजह से अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। देन वी हैव इन्फेक्शंस, वी हैव ब्लड क्लॉट्स एंड डीजनरेटिव स्पाइनल कंडीशंस। तो कहीं ना कहीं आपको स्पाइनल कॉर्ड को अगर किसी तरीके से इंजरी होती है तो ये सारी प्रॉब्लम आपके स्पाइनल कॉर्ड को फेस करनी पड़ सकती है।
SCI अफेक्ट्स द एबिलिटी टू मूव ड्यू टू पैरालिसिस। अब पैरालिसिस भी एक रीज़न हो सकता है। अगर किसी इंसान को पैरालिसिस हो गया है तो कहीं ना कहीं बॉडी का पार्ट पैरालाइज होने की वजह से ही और शी में नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड जो है पैरालाइज हो चुका है तो स्पाइनल कॉर्ड भी काम नहीं करेगा। It may also affect many areas of a person's body such as cardiovascular. Cardiovascular का मतलब होता है it is related to your heart. एंड रेस्पिरेटरी, जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है हमारा, हार्ट और ब्रीदिंग का जो सिस्टम होता है कहीं ना कहीं उसको भी अफेक्ट करता है। ब्लैडर होता है आपका, ब्लैडर जब हमारा यूरिन पास होता है, जहाँ से यूरिन जो जमा होता है तो वी हैव ब्लैडर, राइट। तो ब्लैडर होता है, बॉवेल फंक्शन होता है बेसिकली वॉशरूम जाने के लिए जो हम ये फंक्शन होता है जो यूज़ होता है। उसी के साथ साथ आपकी सेंसरी एबिलिटी, सेंसरी यानी कि जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से वो सेंसेस भी काम नहीं कर सकते हैं सही से। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी इस तरीके की एक फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है तो। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है फिजिकल डिसेबिलिटी का, जो हमने कई बार सुना है, जिसको हम पोलियो कहते हैं इन शॉर्ट। पोलियो अगर अभी देखा जाए तो पोलियो वैक्सीन की वजह से क्या हो चुका है, काफ़ी हद तक हमारे कंट्री में कंट्रोल में है, लेकिन बावजूद इसके जहाँ पर पुअर पीपल होते हैं, जहाँ पर लोअर क्लास होते हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, हाइजीनिक फैक्टर्स नहीं मिलते, तो कहीं ना कहीं पोलियो का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लोअर क्लास जो है वो फेस करते ही है। अब पोलियो की वजह से होता क्या है, मोस्टली ऑकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड में ही आपको देखने को मिल जाता है पोलियो का प्रॉब्लम। तो इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड पोलियो वायरस। तो पोलियो जो है वो कैसे होता है, पोलियो वायरस जो होता है उसकी वजह से ये पोलियो होता है। दिस वायरस डिस्ट्रॉयज द मोटर न्यूरॉन सेल बॉडीज स्पेशली इन द स्पाइनल कॉर्ड लीडिंग टू पैरालिसिस। यानी जो आपके मोटर न्यूरॉन सेल्स है, जो मोटर एक्टिविटीज होती है आपकी, जो आप परफॉर्म करते हो, नॉर्मल जो इंसान परफॉर्म करता है वो ये जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड में भी इंजरी आती है जिसकी वजह से पैरालिसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द ऑनसेट ऑफ द डिजीज इज मार्क्ड बाय फीवर। अब कैसे होता है ये डिजीज जो है इसकी शुरुआत होती है, फीवर होता है, सीवियर हेडेक होता है, और स्टिफ नेक एंड बैक, यानी कि आपकी जो नेक है और उसी के साथ आपका जो बैक है उसमें किसी तरीके से एक भारीपन, एक स्टिफनेस फील होना शुरू होती है। उसी के साथ साथ मसल पेन होता है, वीकनेस होता है, एंड लॉस ऑफ सर्टेन सोमैटिक यानी कि बॉडी रिफ्लेक्सेस। और कहीं ना कहीं बॉडी का कोई पार्ट जो होता है वो इस तरीके से स्टिफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो सही तरीके से काम नॉर्मल इंसान की बॉडी की तरह वो नहीं कर सकता है। दैट इज हाउ पोलियो इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ योर फिजिकल डिसेबिलिटी। अब इट इज सेइंग दैट एट प्रेजेंट द इंसिडेंस ऑफ पोलियो इज अंडर कंट्रोल ड्यू टू पोलियो वैक्सीन। अब वो ये भी बोल रहे हैं कि प्रेजेंटली पोलियो वैक्सीन जो है, अभी अगर आप देखो तो जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसको बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत सारे वैक्सीनेशंस देते हैं। तो ये क्यों देते हैं, कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता है बच्चों को, उसी के साथ साथ पोलियो का इंजेक्शन लगता है बच्चों को। हर ईयर उनको पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं जो पिलाने पड़ते हैं, कुछ मंथ्स में भी पिलाने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, क्यों की जाती, ताकि ये वैक्सीन बच्चों को दी जाए तो पोलियो का जो ये वायरस है जो उनके बॉडी में फैलता है वो फैले ही नहीं, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है ना पोलियो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में उनको पोलियो ना हो, इसलिए बहुत ही कम एज में जब वो इन्फेंट रहते हैं तभी उनको क्या किया जाता है, तभी उनको इन्फेंट बेसिकली 0 to 3 ईयर्स का जब बच्चा रहता है तो वो इन्फेंट एज में रहता है, तो तभी उसको क्या किया जाता है, तभी उसको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है ताकि वो बच्चा पोलियो से सफ़र ना करे। नेक्स्ट दैट वी हैव इज अ सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल का मतलब होता है ब्रेन एंड पाल्सी मीन्स वीकनेस और लैक ऑफ मसल कंट्रोल। तो यहाँ पर मसल का कंट्रोल जो है अगर वो लॉस हो गया तो अल्टीमेटली अ पर्सन विल फेस सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी It is caused due to the damage to the motor areas of the brain during pregnancy to the fetus, birth और infancy। यानी ये कब होता है, मोटर एरियाज, जो मोटर स्किल होती है एक बच्चे की वो इफेक्ट हो जाती है। कब होती है, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जब एक माँ के अंदर बच्चा रहता है उसके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के दौरान, तभी जो होता है बच्चों को सबसे ज़्यादा चांसेस होता है सेरिब्रल पाल्सी, यानी कि ब्रेन के मसल को इफेक्ट कर सकता है। रेडिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसी तरीके का रेडिएशन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया भी था, एक्सरेज जहाँ पर होते हैं पर रेडिएशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो कहीं ना कहीं रेडिएशन का इफेक्ट भी बच्चे के ब्रेन पर हो सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ कैन अफेक्ट द ब्रेन सेल्स दैट कॉज सेरिब्रल पाल्सी, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन को नहीं मिला है बर्थ के टाइम पर, जब डिलीवरी प्रोसेस हो रहा है तब बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला है।
ऑल्सो द जर्मन मीजल्स जिसको हम बोलते हैं टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट जर्मन मीजल्स। बेसिकली अगर आपने इसको कई बार हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली अगर आपको जानना है तो आप रुबेला करके सर्च कर सकते हो। और क्योंकि इसको जर्मन साइंटिस्ट ने पहले फाइंड आउट किया था इसलिए इसको जर्मन मीजल्स बोला जाता है। तो बेसिकली रुबेला ये भी एक तरीके की बीमारी है जहाँ पर फीवर आता है, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होने लग जाता है बच्चों को। तो जर्मन मिजल्स जो है वो ज़्यादातर औरतों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो होता है। कैन अफेक्ट द ब्रेन सेल्स ऑफ द फीटस। अब ये जो जर्मन मिजल्स होता है, जो रुबेला बच्चों के अंदर फैलता है वो फीटस को होता है। फीटस जो कि अभी बॉर्न नहीं हुआ है तो उसको फीटस बोला जाता है, उसके ब्रेन सेल को इफेक्ट कर सकता है। हाइड्रोसिफेलस ड्यूरिंग इन्फेंसी कैन ऑल्सो डैमेज ब्रेन्स। अब ये भी ब्रेन को डैमेज कर सकता है। व्हाट इज दैट? हाइड्रोसिफेलस। मोस्ट सेरिब्रल पाल्सी विक्टिम्स आर मेंटली रिटार्डेड। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सेरिब्रल पाल्सी यानी कि जहाँ पर बच्चों के मोटर न्यूरॉन ब्रेन के सेल्स को अफेक्ट कर देता है तो सबसे ज़्यादा बच्चों में दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं वो बच्चे मेंटली थोड़े से रिटार्डेड होते हैं एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ वेरी गुड IQ, अ बेटर IQ। उनके कंपैरिजन में इनका IQ लेवल जो है वो थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए उनको मेंटली रिटार्डेड बोला जाता है। Okay, next that we have is spina bifida. Basically, it is a congenital defect of the vertebral column. It is an incomplete formation of the spine and spinal cord in uterus. तो basically spine और spinal cord जो है वो बच्चे का होता ही नहीं है, तो इसीलिए उसको spina bifida जो है वो बोला जाता है। It can cause spinal cord nerves to be exposed on the surface of the back instead of being inside a canal of bone surrounded by muscles. तो basically कहीं ना कहीं यहाँ पर spinal cord का absence रहता है। It is generally caused by genetic and environmental factors. अब ये क्यों होता है? जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक बेसिकली अगर पेरेंट्स में से किसी को ऐसा रहा तो वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होकर आती ही है। पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स में किसी को था तो हेरिडिटरी हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ पर आता ही है बच्चों के अंदर। एडिक्वेट इनटेक ऑफ फोलेट बाय द मदर इन अर्ली प्रेगनेंसी कैन प्रिवेंट अ चाइल्ड डेवलपिंग द डिसेबिलिटी। अगर सबसे ज़्यादा फोलेट का इंटेक लिया गया, अगर मॉम ने लिया है तो कहीं ना कहीं वो बचा सकता है अर्ली प्रेगनेंसी में किस चीज़ से? डेवलपिंग द डिसेबिलिटी। ये डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ने से बच्चे को बचा सकता है। पर्सन्स विद स्पिना बिफिडा एक्सपीरियंस अ रेंज ऑफ माइल्ड टू सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटीज including paralysis or weakness in the legs, bowel and bladder incontinence, hydrocephalus, too much fluid in the brain cavities, deformities of the spine and learning difficulties. Basically जिनको physical disability हो जाती है स्पिना बिफिडा की वजह से तो क्या हो सकती है? पैरालिसिस हो सकता है, उसी के साथ में वीकनेस इन द लेग्स, पैरों में हमेशा या तो दर्द रहेगा या कहीं ना कहीं इनके जो पैर होंगे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, उसमें हमेशा वीकनेस फील होगा। उसी के साथ साथ बॉवल एंड ब्लैडर इनकम्पैटिबिलिटीज यानी कि वॉशरूम की प्रॉब्लम इनको हमेशा रहती है। हाइड्रोसेफेलस बेसिकली टू मच फ्लूइड इन द ब्रेन कैविटी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का, लिक्विड का ब्रेन में फॉरवर्ड होना। उसी के साथ साथ डिफॉर्मिटीज ऑफ द स्पाइन, स्पाइन जो है वो इनकरेक्ट है, कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड में आपका प्रॉब्लम है। एंड लर्निंग डिफिकल्टीज, तो बेसिकली क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है तो लर्निंग डिफिकल्टीज होनी ही है। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको जल्दी नहीं आप सीख पाओगे, या आप स्लो लर्नर रहोगे या फिर आप नहीं समझ पाओगे। दैट इज हाउ स्पिना बिफिडा इज गोइंग टू अफेक्ट अ पर्सन। ओके, नेक्स्ट दैट वी हैव इज एपिलेप्सी। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है एपिलेप्सी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली हम जानते हैं किसी को फिट्स आती है, राइट, किसी को फिट आना शुरू हो जाती है तो उसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। अ पर्सन अफेक्टेड बाय एपिलेप्सी गेट्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अटैक्स कॉल्ड सीजर्स जिसको बोला जाता है। जो ये फिट्स होती है उनको हम सीजर्स भी बोलते हैं। द सिम्टम्स आर फिट्स ऑफ कन्फ्यूजन जिसमें कि जर्क यानी कि अचानक से उनको झटका लगता है, स्टिफनेस, टंग बाइटिंग यानी कि एकदम ज़बान जो है वो फिट्स आती है जब उनको ज़बान एकदम खाने की आदत होती है, सेंसरी चेंजेस, कुछ वो सोच नहीं पाते, अचानक से कुछ समझ नहीं पाते, क्राइज जो है यानी कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ से तकलीफ से रोना निकल जाता है किसी इंसान का, दैट इज़ बेसिकली एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी हैज़ मैनी कॉजेज इंक्लूडिंग ब्रेन डैमेज एट बर्थ। अब एपिलेप्सी जो है वो क्यों हो सकता है? जो फिट्स या सीजर्स जो आते हैं इंसान को वो क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम होता है? उस ब्रेन डैमेज हो सकता है बर्थ के टाइम पे। उसी के साथ साथ मोस्ट कॉमन कॉज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, बॉडी में जो मेटाबॉल्स है आपके कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नहीं है। उसी के साथ साथ किसी तरीके का इन्फेक्शंस होना, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का ज़्यादा होना। देन यू हैव वेस्कुलर डिस्टर्बेंसेस, हेड इंजरीज, ट्यूमर्स ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, okay, that is also leading you all to epilepsy. It is to be noted that epilepsy never affects intelligence of a person. However,
एपिलेप्सी जो है किसी इंसान का इंटेलिजेंस लेवल, दो ब्रेन अफेक्ट होता है लेकिन उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो एपिलेप्सी से अफेक्ट नहीं होता है। हाउएवर एन एपिलेप्टिक विक्टिम लूजेस हिज कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ड्यू टू सडन सीजर्स। लेकिन ये जो अचानक से फिट्स का आना, सीजर्स का आना, इससे इंसान जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है, लेकिन उसके इंटेलिजेंस लेवल पे यानी कि उसकी मेंटल ग्रोथ के ऊपर किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एपिलेप्सी, विच इज नथिंग बट अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। So next that we have is about muscle dystrophy. Basically it is a muscle destroying disease जो आपके जो muscles है उसको क्या करता है, destroy करने का काम करता है। It is a muscle destroying disease inherited by a person. Inherited यानी कि you are getting it from your parents or maybe from their parents. तो ये generation to generation भी आने के chances हो सकते हैं। Victim suffers for degeneration of muscle fibers which lead to a progressive non-development of skeletal muscles on both sides of the body. तो कहीं ना कहीं आपके body में जो muscle है उसका development नहीं होता है। कुछ लोगों को अगर आपने देखा होगा तो उनकी health जो होती है वो हमेशा डाउन रहती है, हमेशा बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? बेसिकली उनका जो मसल का डेवलपमेंट है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉडी, सिर्फ इस साइड या इस साइड की बात नहीं है, दोनों ही साइड में बॉडी के उनका जो मसल है उसका डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है। साइंस एंड सिम्टम्स कैन बी वैरिड, यानी कि उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके जो असर दिखे वो सिमिलर दिखे, अलग हो सकते हैं। कैन बी वैरिड यानी कि कैन बी डिफरेंट, हाउएवर कैन इंक्लूड डिफिकल्टी इन, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उनके लिए, लाइक वॉकिंग, ट्रबल ब्रीदिंग और स्वेलोइंग, सांस लेने में तकलीफ होना या फिर कुछ खाने में उनको प्रॉब्लम होना, रिस्ट्रिक्शन इन जॉइंट मोशन एंड हार्ट एंड अदर ऑर्गन प्रॉब्लम्स। तो इसी के साथ साथ अदर ऑर्गन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। बेसिकली मसल डिस्ट्रोफी जहाँ पर आया आपको याद रखना है, इट इज़ डिस्ट्रॉइंग योर मसल्स, दिस इज़ अ डिजीज विच इज़ डिस्ट्रॉइंग योर मसल्स। अब अगर हमारे मसल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वॉकिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, उसी के साथ साथ हमको ब्रीदिंग या स्वेलोइंग का प्रॉब्लम हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो जॉइंट मसल्स होते हैं कहीं ना कहीं उसको वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देता है, उसी के साथ साथ हार्ट और अदर ऑर्गन का प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। दैट इज योर मसल डिस्ट्रॉफी। Next that we have is cystic fibrosis, an inherited genetic condition which affects the body's respirative, digestive and reproductive system. अब ये जो cystic fibrosis होता है, बेसिकली फाइबर्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं बॉडी में सिस्ट के फॉर्म में, सिस्ट को हम गांठ बोल सकते हैं, तो वो बॉडी में फॉर्म होना शुरू होते हैं। तो या तो ये जेनेटिक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना, जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको अफेक्ट कर सकता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम हाजमा भी बोलते हैं अफेक्ट कर सकता है, और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, जो हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्ट हो, आपको पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हमारे क्या होते हैं। तो तीन चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। It specifically affects the mucus and sweat glands in the body, causing mucus. Mucus का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि एक तरीके का इन्फेक्शन, एक फंगल इन्फेक्शन जैसा होता है वो फॉर्म होना शुरू होता है, causing mucus to be thick and sticky. अब ये जो इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, ये जो सिस्ट फॉर्म होते हैं ये थिकी भी हो सकते हैं और थिक होने के साथ साथ काफ़ी स्टिकी होते हैं। In the case of the lungs, this can clog the air passages and trap bacteria. अगर हम बात करें हमारे बॉडी में लंग्स की, तो अगर लंग्स में किसी तरीके का थिक सब्सटेंस या स्टिकी सब्सटेंस आ जाता है तो कहीं ना कहीं एयर को पास होने हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन ट्रैप बैक्टीरिया विच कॉजेस लंग डैमेज। अब क्योंकि कोई किसी तरीके का बैक्टीरिया पास हो रहा है तो लंग को हमारे क्या कर सकता है, ये डैमेज कर सकता है। एंड रिकरेंट इन्फेक्शन यानी कि इसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में फैलता रहेगा। A range of other symptoms are caused by effects of CF that is cystic fibrosis on other parts of the body. अब दूसरे बॉडी के पार्ट्स पर भी इफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग साइनस का इन्फेक्शन हो जाना, लिवर का डैमेज हो जाना, डायबिटीज का प्रॉब्लम होना, बॉडी की ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं होना, डायरिया का प्रॉब्लम होना एंड इनफर्टिलिटी। सो दीज आर सम ऑफ दी सिम्टम्स जो कि हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। People with cystic fibrosis can have low salt levels in the body. अब इसमें क्या हो सकता है, एक साइन और सिम्टम ये भी बता रहा है बॉडी में हमेशा सॉल्ट का जो लेवल होगा वो कम होगा, विच कॉजेज प्रॉब्लम सच एज फैटिग, फैटिग यानी कि हमेशा थका हुआ फील करना, क्रैम्प्स आना, उसी के साथ साथ डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होना। तो ये सारे आपके सिम्टम्स हो सकते हैं व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिस्टिक फाइब्रोसिस। Okay, next that we have is multiple sclerosis. So basically what exactly do we mean by this? It occurs when myelin sheath
बिकम्स डैमेज। मियालिन शेड क्या होता है, जब बॉडी का जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारे अराउंड नर्व फाइबर्स इन द बॉडी, तो जब वो डैमेज होते हैं तो अ पर्सन इज फेसिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कॉजिंग रैंडम पैचेस और स्कैर्स। किसी तरीके का दाग आना, बॉडी पे पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। द स्कैर्स कैन इंटरफियर विद मैसेजेस सेंड थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये स्कैर्स जो है वो आते कैसे, ये जो दाग होते हैं वो कैसे आते हैं, बेसिकली जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो गया आपका, तो वो एक सिंबल होता है जब आपको स्कार्स आना शुरू होते हैं। अफेक्टिंग द ब्रेन विच कैन अफेक्ट योर ब्रेन, ऑप्टिक नर्व्स एज वेल एज इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड। सो दैट इज हाउ मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो अफेक्ट करता है आपकी बॉडी को। कैसे, जब आपके टिश्यूज जो होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज, उसी के साथ जो आपके नर्व फाइबर्स है, अगर वो डैमेज हो गए तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी को क्या मिलता है कि इंस्ट्रक्शन मिलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, जिसके थ्रू बॉडी में पैचेस आ जाना और उसी के साथ साथ स्कार्स आ जाना। स्कार्स यानी कि निशान जो हम कहते हैं, जैसे कि दाग धब्बों का निशान आ जाना, तो उसको हम स्कार्स बोलते हैं। तो ऐसे कोई निशान का आ जाना, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कैसे हमको उसका स्क्रैच आ जाता है, वो स्कार जो है रह जाता है। सिमिलरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू स्कार्स आना क्या होता है, शुरू हो जाता है आपके बॉडी पे, अगर आपके टिश्यूज जो है वो अफेक्ट हो गए हैं और आपके जो नर्व फाइबर्स जो बॉडी में है वो डैमेज हो चुके हैं। तो नेक्स्ट दैट वी हैव इज ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस बेसिकली आपने कई बार ऐसा कुछ लोगों को देखा होगा जो एज में तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी जो हाइट है वो हमेशा छोटी रह जाती है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं ड्वार्फनेस। बेसिकली वो भी एक टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी में काउंट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बॉडी की ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं हुई है। इट रेफर्स टू शॉर्ट स्टेचर। स्टेचर का मतलब होता है स्केलेटल ग्रोथ, बॉडी का जो स्केलेटन है आपका उसका भी ग्रोथ नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा आपको शॉर्ट स्टेचर का मतलब जिनकी हाइट हमेशा छोटी रहती है, भले एज में वो कितने भी बड़े हो गए लेकिन हाइट में जो है वो छोटे रहते हैं। नाउ दिस इज अ डिजीज विच कैन बी कॉज्ड बाय ओवर 300 जेनेटिक और मेडिकल कंडीशन, यानी कि 300 आपके जेनेटिक या मेडिकल कंडीशन की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। एवरेज हाइट ऑफ अ डॉफ इज 4 फीट, यानी कि किसी की हाइट अगर आप देखो 4 फीट ही हाइट रह जाती है, ये एवरेज हाइट है। इससे कम भी हो सकती है, 2 फीट भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इन जनरल देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ ड्वार्फिज्म। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज होती है, डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फनेस वेयर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर स्मॉलर व्हाइल अदर पार्ट्स आर एवरेज और बिल और अबव एवरेज, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है, हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी क्वांटिटीज में, ठीक है। तो डिसप्रपोर्शन यानी कि बॉडी का कोई एक पार्ट हो सकता है कि छोटा रह गया, कोई एक पार्ट जो है वो बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा था कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रह गया, तो दैट इज डिसप्रपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। दूसरा आता है ड्वार्फनेस में जो प्रोपोर्शनेट है, वेयर बॉडी इज एवरेजली प्रोपोर्शन एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर स्मॉल टू द सेम डिग्री, यानी कि यहाँ पर सर से पाँव तक आपकी हाइट जो है वो छोटी ही रहने वाली है। ऐसा कोई बॉडी का हिस्सा नहीं जो एक बड़ा या एक छोटा रह गया। लेकिन डिसप्रपोर्शनेट में क्या होता है, हो सकता है किसी का एक हाथ जो है वो बहुत ज्यादा छोटा हो, हाइट तो छोटी है ही, उसी के साथ साथ हो सकता है किसी का एक हाथ जो है वो छोटा है या बॉडी का एक पैर जो है वो छोटा है, बाकी सब जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है लेकिन एक हाथ या एक पैर छोटा है, तो वो डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म होता है। प्रोपोर्शनेट में उसकी ग्रोथ किसी भी तरीके से हुई नहीं है और बॉडी के सारे पार्ट जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चिल्ड्रेन विद ड्वार्फनेस में एक्सपीरियंस अ डिले ऑन डेवलपिंग मोटर स्किल्स। अब जो ड्वार्फनेस से जा रहे हैं, मोटर स्किल्स जो है उनकी डेवलप नहीं होती है। उसी के साथ साथ ड्वार्फिज्म डज नॉट हैव एनी लिंक ऑन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके इंटेलेक्चुअल पे, उनके इंटेलिजेंस पे डाउट करें। दे कैन बी स्मार्ट इनफ, क्योंकि इस फिजिकल डिसेबिलिटी का आपके मेंटल एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। इट इज जस्ट दैट कि कुछ जेनेटिक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से हाइट का जो ग्रोथ है वो, बॉडी का ग्रोथ, स्केलेटन का ग्रोथ जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉरेट सिंड्रोम। इसके बारे में हमने ऑलरेडी सुना है। कब सुना है हमने एक मूवी देखी थी रिसेंटली, अगर आप सबको याद होगी तो हिचकी करके एक मूवी थी रानी मुखर्जी की। जिसने नहीं देखा होगा वो एक बार जाकर अगर उस मूवी का सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर भी देख ले या कुछ पार्ट्स भी देख ले तो उनको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ये टॉरेट सिंड्रोम होता क्या है। बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ये। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि आपके जो ब्रेन के अंदर जितनी नर्व्स, आपके नर्व सिस्टम जो होते हैं उसके ऊपर है, विच इन्वॉल्व्स इनवॉलेंट्री एंड रिपीटेटिव वोकलाइजेशन साउंड्स एंड मूवमेंट्स कॉल्ड टिक्स। तो वो जो साउंड बार बार आता है जब वो पढ़ाती है, रानी मुखर्जी की जो मूवी है, जब वो पढ़ा रही होती है या जब वो नॉर्मली बात करती है, तो क्योंकि एक साथ सारे न्यूरोलॉजिकल अंदर डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, सारे नर्व्स जो है वो आपस में कुछ, जैसे बोलते हैं ना, कुछ तारे हैं दिमाग की जो एक साथ आकर जुड़ जाती है,
तो कुछ वॉइसेस निकलने लग जाती है, इसलिए उस मूवी को हिचकी बोला गया है। तो जैसे हमको हिचकी आती है, राइट, तो सिमिलरली क्या होता है, ये वो वाली हिचकी नहीं जो नॉर्मली हमको आती है, ठीक है। ये जो है आपका टॉरेट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से बार बार कुछ आवाज़ें निकल कर आती है, तो वो साउंड्स और उस मूवमेंट्स को टिक्स बोला जाता है, साउंड्स और मूवमेंट्स को टिक्स बोला जाता है। दीज टिक्स आर न्यूरोलॉजिकल नॉट बिहेवियरल। अब ये न्यूरोलॉजिकल है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर नर्व्स, और ये बिहेवियर से इसका कुछ लेना देना नहीं, विच मीन्स अ पर्सन कैन नॉट कंट्रोल दैम। अब क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल है, दैट इज नेचुरल, तो यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। तो जो भी आवाज़ें आपकी निकलती है, जो साउंड मूवमेंट्स होता है, इस पर आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। Vocal tics can include sniffing, throat clearing, tongue clicking, grunting, और more rarely blurting out socially unacceptable words or phrases। तो बेसिकली इसमें जो भी vocal tics यानी जो आवाज़ें आ रही है, आपकी स्निफनेस की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जोर से इचकी लेने की आवाज़ आ रही है, तो ये सारी चीज़ जो है दैट इज़ योर कम्प्लीटली नेचुरल, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है। मोटर टिक्स कैन इंक्लूड रिपीटेटिव आई ब्लिंकिंग। अब किसी को आदत होती है बार बार अपनी आंखों को ब्लिंक करने की, तो वो भी एक पार्ट है आपके टॉरेट सिंड्रोम का, वो मोटर टिक्स पे है। वोकल में क्या होता है, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मेकिंग वॉइसेस। अब मोटर टिक्स में क्या होता है, घड़ी घड़ी आंख किसी को ब्लिंक करने की आदत होती है, शोल्डर श्रगिंग की आदत होती है, बार बार नोज ट्विचिंग की आदत होती है, जॉकिंग की आदत होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनके वो बार बार चेंज होते हैं, टचिंग ऑब्जेक्ट्स और अदर पीपल, स्पिनिंग अराउंड, इमिटेटिंग समवन एल्सेस एक्शंस और जंपिंग अप एंड डाउन। तो ये जो मोटर टिक्स जो होती है, जो हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है, बेसिकली दैट इज योर मोटर स्किल्स। तो ये जो मोटर स्किल्स होती है हमारी, ये बार बार अगर कोई रिपीटेटिव एक्शन करता है तो उसको भी टॉरेट सिंड्रोम का प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। नाउ टॉरेट सिंड्रोम इज टिपिकली डायग्नोज बिटवीन एजेस ऑफ 2 and 21। तो ये जो टॉरेट सिंड्रोम है ये डायग्नोज होता है, यानी कि इसका पता लगाया जाता है कौन सी एज ग्रुप में, 2 साल से लेकर 21 साल के बीच में। इट इज कॉज ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक। अब क्यों होता है, या तो जेनेटिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, और न्यूरोकेमिकल, केमिकल्स ऑफ द ब्रेन फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पर जो आपके ब्रेन में जो केमिकल्स होता है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तभी जाके किसी का टॉरेट सिंड्रोम जो है वो होता है। तो बेसिकली दीज वे सम ऑफ द टाइप्स ऑफ योर फिजिकल डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट दैट वी हैव इज अबाउट योर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो अब हमने फिजिकल डिसेबिलिटीज तो देख ली है, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, बेसिकली हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम सच डिसेबिलिटीज। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन नीड्स टू बी रिहैबिलिटेटेड विद द यूज ऑफ फिजियोथेरेपी। अब जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उनके लिए क्या करना होगा, हमको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आप इनको लेकर जा सकते हो फिजियोथेरेपी के लिए, वेर इन उनके फिजियोथेरेपी वी ऑल नो इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर एक्सीडेंटल किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिजियोथेरेपी के थ्रू वो सॉर्ट आउट हो सकता है। ऑर्थोपेडिक डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी। अब ये जो ऑर्थोपेडिकली अगर किसी तरीके का डिफेक्ट है, फिजिकली डिफेक्ट है, तो वो कैसे करेक्ट किया जा सकता है, सर्जरी से वो ठीक हो सकता है। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस जैसे हम देख रहे हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू वो ठीक हो सकता है। सपोर्ट डिवाइसेस सच एज आर्टिफिशियल लिम्स। अगर किसी का कोई बॉडी पार्ट, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ की वजह से एक हाथ या एक पैर को अगर कट करना पड़ भी जाता है तो आर्टिफिशियल्स बॉडी पार्ट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो अ पर्सन कैन यूज दोज आर्टिफिशियल लिम्स। कैन बी यूज टू फैसिलिटेट प्रॉपर मूवमेंट। पोलियो कैन बी अवॉइडेड थ्रू वैक्सीनेशन एट द चाइल्डहुड स्टेज। अगर हम ग्रोथ हो जाती है, एक बार पोलियो हो चुका है किसी को, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इनिशियली इसको प्रिवेंट करना चाहें, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि पोलियो भी एक वायरस है। अभी तो पोलियो वैक्सीन के थ्रू पोलियो जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होगी उनका क्या। तो पोलियो को अगर कंट्रोल करना है आपको तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ही आपको ध्यान रखना है कि आप उसकी वैक्सीनेशन जो है वो करवा दो। द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड एजुकेट द पब्लिक अगेंस्ट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक रिलेटेड डिजीजेस। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के अंदर, कि ऐसे बहुत सारे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है। क्योंकि लोगों को, जैसे आज हमने पढ़ा मसल डिस्ट्रोफिक करके पढ़ा है, हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ा है, तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में पता भी नहीं होगा। तो विद दिस वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ एंड द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एज वेल। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसका हम उसमें कंटिन्यू करने वाले हमारा मेंटल डिसेबिलिटी, विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। So till then, stay tuned to our lectures and do like, share and comment. Thank you very much.